SARE Foundation for the Blind. इस स्पेशल वेबिनार का बाकायदा आगाज कर रहे हैं। आप सबका टाइम निकालने का बेहद शुक्रिया। आज का जो हमारा वेबिनार है वो बहुत ही खास होने जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है। स्पीच थेरेपी बहुत ही एक अहम जुज़ है हमारी एकेडमिक्स का। हम इसको होना तो हमारी डेली लाइफ का भी हिस्सा चाहिए कि हमें इसका पता हो, क्योंकि किसी वक्त किसी को भी स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, और हमारे साथ आज बहुत ही ख़ास गेस्ट मौजूद हैं जो कि इस सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप रखते हैं और अपने जो फ़राइज़ हैं वो एक बहुत ही मोतबर इदारे में अपने जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ सैयद जुनैद मौजूद हैं। सैयद जुनैद का मैं आपको छोटा सा तारुफ देते चलूँ। सैयद जुनैद करंटली जो है वो सर्व कर रहे हैं बेस एक इदारा है जो कि स्पीच थेरेपी पे काम कर रहा है और सैयद जुनैद वहाँ पे स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। इनका जो 3 साल से ज़ायद का एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में और इसके साथ साथ उन्होंने बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ये कर रखा है। मज़ीद वो अपने बारे में ख़ुद बताएंगे और आज के मौजू में क्या क्या वो कवर करेंगे और किस तरह हमें इन्फॉर्म करेंगे कि किस तरह वो हमें इन्फॉर्म करेंगे कि कैसे हम स्पीच थेरेपी से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और बल्कि हमारे इर्द गिर्द किसी को अगर ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो कोई बुज़ुर्ग है, चाहे वो कोई नौजवान है, जिससे उसकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आ सकती है, तो ये स्पीच थेरेपी उसमें बड़ा ही अहम किरदार अदा कर सकती है। तो इसके साथ ही मैं जो आज का फ्लोर है वो मैं अपने गेस्ट के हवाले करूँगा। वो आप सबसे मुखातिब हों। वो मुखातिब होने के बाद आप सबके जो सवालात हैं वो भी लेंगे, तो आप वेबिनार के एंड तक रुकिएगा। इससे हमारी भी हौसला अफजाई होगी और आपके इल्म में भी भरपूर इजाफा होगा। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम तमाम ग्रुप मेंबर्स जितने भी मेरे सामाईन हैं। मेरा नाम सैयद मोहम्मद जुनैद है और मैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। आज का मौजू जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि स्पीच थेरेपी है क्या और कौन-कौन सी डोमेन हमारी स्पीच थेरेपी का हिस्सा है और स्पीच थेरेपी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी जो एक फैमिली, एक कम्युनिटी, सोसाइटी में इसमें कैसे इफ़ेक्टिव है और किन-किन लोगों की नीड है और किस-किस एज ग्रुप के लिए ये थेरेपी होती है, तो इन सब चीज़ों को हम वन बाय वन, साइड बाय साइड देखेंगे। तो मुख्तसर सा तारुफ़ ज़रूरी है ताकि इस एरिया को, बैकग्राउंड को समझा जा सके। मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया था अपना एमएस, एमफिल स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में। उससे बैक मैंने पीजीडी एसएलटी की थी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, और वो किया था मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट के बाद। और इनसे पहले हमने बीएस ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स में बीएस कंप्लीट किया था। तो स्पीच थेरेपी बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं और ये किन-किन डोमेन को लेके साथ चलती है, जिसमें है स्पीच, लैंग्वेज एंड स्वॉलोइंग। कि स्पीच ये क्या है, लैंग्वेज ये क्या है और स्वॉलोइंग ये क्या है। इन सब को मुख्तसर थोड़ा-थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपके क्वेश्चंस ब्राइट होते जाएँ और एट द एंड आपके पास पूछने के लिए और समझने के लिए बहुत कुछ हो। स्पीच जो होती है हमारे पास न्यूरोमस्कुलर प्रोसेस होता है साउंड्स का, एक ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती है, आपका जो दिमाग है और आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और फिर डिफरेंट मीनिंगफुल अटरेंसेस निकलते हैं, तो वो क्या है, स्पीच है। ये स्पीच दुनिया में कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक मेथड ऑफ कन्वर्सेटिव मॉड्यूल होता है। ना सिर्फ हम स्पीच का हिस्सा बनते हैं बल्कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स भी आपस में कम्युनिकेट करने के लिए स्पीच यूज़ करते हैं
और डिफरेंट इंसेक्ट्स आपस में स्पीच करते हैं। सम साउंड्स ऑडिबल होती हैं, सम साउंड्स ऑडिबल नहीं होती, बट स्टिल दिस इज़ अ प्रोसेस। और लैंग्वेज तो आप सबको पता है कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज हमारी डोमेन होती है, लैंग्वेज हमारी मदर टंग के साथ भी एसोसिएट होती है। और वो लैंग्वेज क्या है कि वो टू वे एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज क्या है? टू वे एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन है। और हमारी स्पीच थेरेपी की जो थर्ड डोमेन हमारे पास आती है और वो है स्वॉलोइंग की, कि निगलना। सम टाइम फूड डिफिकल्ट हो जाता है स्वॉलो करना, वो थ्रॉट इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। और अगर बहुत ही स्वेर हो जाए जिससे ड्रूलिंग एंड ड्रूपिंग स्टार्ट हो जाए, यानी कि प्रॉपरली निगला ना जाए और वो फूड आपके साइड से लिप्स के ज़रिए निकलना शुरू हो जाए, या आपकी जो एक एयर पैसेज है उस तरफ जाए और आपको चॉकिंग स्टार्ट हो जाए, जिसको डिस्फेजिया की कैफियत भी बोलते हैं, कि डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, डिस्फेजिया कैटेगरी, वो हमारे पास स्पीच थेरेपी में आती है। तो साइड साइड बाय साइड हम सारे एज ग्रुप से ही स्टार्ट करेंगे कि स्पीच थेरेपी हमारी एज ग्रुप्स के अंदर कैसे इफ़ेक्टिव रहती है और कौन-कौन से लोग इस स्पीच थेरेपी से आजकल या करंट सिचुएशन में अपनी इफ़ेक्टिवनेस ले रहे हैं और हम किन डोमेन में काम करते हैं। तो इसको अगर हम एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइड करें तो हमारे पास 3 पॉपुलेशन आती है। पॉपुलेशन, या इनके अगर आप नाम देखें, पीडियाट्रिक्स, जेरियाट्रिक और एडल्ट, इसके बजाय आप इसको इस तरह याद कर लें कि नवमौलूद बच्चे 10 साल से कम, 10 साल से 20 साल, 22 साल तक के लोग, और 22 साल से ऊपर 50, 60, 70 साल के लोग, इस एज ग्रुप में आप डिवाइड करें तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि वॉइस, सम टाइम्स स्टटरिंग, स्टैमरिंग, अटकना, तोतला बोलना या बोलते बोलते रुक जाना, इस फैक्टर पे भी हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। तो एज ग्रुप में हम स्टार्ट करते हैं पीड्स के साथ, बच्चे। अब करंट सिचुएशन में बच्चों का लेट बोलना बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा है, और उसकी अगर फोरकास्टिंग की जाए तो सम टाइम हमारे पास रीज़न आती है जेनेटिक रीज़न, सम टाइम न्यूरो डेवलपमेंटल रीज़न, जिसमें हमारे पास सबसे मेजर कॉज एडीएचडी, लाइक एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी, ये भी हमारे स्पीच डिले या लैंग्वेज डिले को कॉज करता है। और इसके मुहरक़ात देखे जाएं तो जेनेटिक के बाद जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है वो है स्क्रीन टाइम। दोस्तों, स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए अर्ली लाइफ में जितना मोहलिक साबित हो रहा है और जितना इसको रोका जाना चाहिए, उसके ऊपर इम्पोर्टेंस इतनी हमारी सोसाइटी में नहीं दी जा रही। वो रीज़न ये है कि बच्चा क्राई करता है, हम उसे कोई मॉड्यूल लगा देते हैं, और स्पेशली पेरेंटिंग स्टाइल मोस्टली अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ प्रोसीड कर रहा है। न्यूक्लियर फैमिलीज़ का मतलब है कि पेरेंट्स सिंगल रहते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम के साथ नहीं रहते। और इसकी कई रीज़न्स होती हैं, लाइक जॉब सिटी चेंज होती है, वर्क प्लेस डिफरेंट सिटी में होने की वजह से पेरेंट न्यूक्लियर रहते हैं, और अकेले रहने की वजह से वो अपने बच्चों को मैक्सिमम स्क्रीन पे रखते हैं। लाइक जो मदर हैं वो घर में काम वगैरह करते हैं और बच्चा मोस्टली इंगेज होता है अर्ली लाइफ में स्क्रीन से। अब अर्ली लाइफ इतना एक इम्पोर्टेंट फेज़ है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि वहीं से हम मादरी ज़ुबान सीखते हैं, मदर टंग, वहीं से हम अपनी सराउंडिंग की लर्निंग करते हैं, और वहीं से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन जब हमारे पास होगा स्क्रीन, और स्क्रीन से हमारे पास जब हमने लर्निंग ही ऑटोमेशन और उसके बाद एनिमेशन प्लस ग्राफिक्स, तो वो जो लर्निंग है वो हमारे ब्रेन के फंक्शन को एडवर्स कर देते हैं, जिससे बच्चे को इंग्लिश तो आ जाती है बट फंक्शनल कम्युनिकेशन नहीं आती। वो रैंडमली सॉन्ग्स पढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे माँ बाप सम टाइम खुश भी होते हैं कि हमारे बच्चा इंग्लिश बोलता है। क्यों? क्योंकि उसने अर्ली लाइफ में ह्यूमन सराउंडिंग नहीं दी, लोग उसको ह्यूमन नहीं मिले उसके बैकग्राउंड में, उसको लोग जो मिले वो मिले सिस्टम से, जिसका मतलब है कि रोबोटिक स्टाइल उसको मिला, जिसकी वजह से उसकी जो कन्वर्सेशन है वो सारी की सारी स्क्रीन से हो गई। अब जब बच्चे ने स्क्रीन से लर्निंग की तो उसके पास तो फंक्शनल कम्युनिकेशन आई नहीं, उसने असल जो फंक्शनल ग्रुप था कम्युनिकेशन का, एक मीनिंगफुल अटरेंस का, एक मीनिंगफुल जुमला बोलना था, वो तो नहीं सीखा।
अब वहीं पे ही उसके डिफरेंट कॉजेज़ स्टार्ट हो जाएँगी, क्राई आ जाएगी कि जब बच्चे को बात करना या मैसेज डिलीवर करना नहीं आएगा, उससे फ्रस्ट्रेशन होगी और उससे वो क्राई स्टार्ट हो जाएगा। मुझे इल्म है कि मेरे यहाँ पे सारे सामीन जो हैं वो मोस्टली विजुअल इम्पेयर्ड हैं और हमने स्पीच थेरेपी को विजुअल इम्पेयर्ड के साथ भी कनेक्ट करके या विजुअल लर्नर के लिए जो है उनके साथ एसोसिएट करके भी बात करनी है। बट जिस बीमारी या जिस डिसऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ ऑटिज़्म तमाम एज ग्रुप्स, तमाम डिसऑर्डर्स, तमाम इम्पेयरमेंट को बराबर का हिट करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमारे पास किसी विजुअल इम्पेयर्ड के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ पे रिस्क और इफ़ेक्ट जो है वो बहुत एडवर्स होता है। क्योंकि बच्चा एक तो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, दूसरा उसके पास लर्निंग मॉड्यूल में विज़न भी नहीं होती, तो वहाँ पे क्राई और हाइपर एक्टिविटी एक्सटेंडेड हो जाती है। वो थ्रोइंग स्टार्ट कर देता है जब उसके पास मैसेज नहीं होता, वो स्क्रीमिंग स्टार्ट कर देता है और वो वोकल टिक्स प्रोड्यूस करता है। जैसे कि अभी मैं कुछ आवाज़ें प्रोड्यूस करूँगा, उसके पास मीनिंग नहीं होती लाइक इस तरह की जो रैंडम वॉइसेस होती हैं, ये वोकल टिक्स हैं जो वो अपने थ्रॉट से अपना एक मैसेज बनाकर डिलीवर करता है, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। अब उसी की इफेक्टिव थेरेपी के लिए फिर हम उनकी स्पीच थेरेपी करते हैं और स्पीच थेरेपी का प्रोसेस वैसे ही होता है कि ये एज ग्रुप में डिफरेंट लेवल्स तक इफेक्टिव रहता है। उसके बाद फिर हम इसको एएसी डिवाइस पे ले जाते हैं। आप सब एएसी डिवाइस यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप्स में, अपने मोबाइल में, जिसको जॉज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सिमिलरली एएसी डिवाइस हमारे पास 7 इयर्स प्लस के बच्चों को फिर हम टेक्नोलॉजी हाई टेक डिवाइसेस पे ले जाते हैं, जिसका मतलब है ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, एएसी। अब वो ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि हमने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना होता है कि ठीक है, अगर वो बोल नहीं सकते तो वो अपना मैसेज डिलीवर करने के लिए कोई मॉड्यूल यूज़ करें या फिर एटलीस्ट अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट करने के लिए या सोसाइटी में अप्रोप्रिएटली प्रोसीड करने के लिए वो कुछ करें। तो फिर वो जो एएसी डिवाइस होती है विद द असिस्टेंस ऑफ जॉस या विद द असिस्टेंस ऑफ टॉक बैक या सम टाइम डायरेक्टली, अगर उसको विजन का कोई इशू नहीं है तो फिर वो हमें डिफरेंट एस्पेक्ट में हेल्प आउट करती है। तो स्पीच थेरेपी का प्रोसेस इन बच्चों के साथ वहीं से स्टार्ट होता है जहीं जहाँ से स्पीच स्टार्ट होती है एक नॉर्मल बच्चे की। नॉर्मल बच्चा यहाँ पे कुछ एज ग्रुप आपको मैं बताऊं कि अगर वो 4 से 6 मंथ का है तो वो कोइंग स्टार्ट करता है। कोइंग लाइक इनिशियल साउंड्स प्रोड्यूस करता है, फिर उसी साउंड्स को वो डुप्लीकेट करके बैबलिंग करता है लाइक मम 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 बब बब बब, फिर रीडुप्लीकेशन ऑफ बैबलिंग करके वो वन मीनिंगफुल वर्ड बनाता है और तब तक बच्चे की एज हो जाती है 1 ईयर लाइक मामा बाबा। ठीक है, तो ये 1 साल की उम्र तक बच्चा डिफरेंट फेजेस में ये अचीव करता है। तो हम थेरेपी भी यही कोइंग से स्टार्ट करते हैं, साउंड लेवल से, फिर उसको बैबलिंग पे लेके जाते हैं और फिर उसकी वर्ड प्रोड्यूस करते हैं, चाहे बच्चे की एज 3 साल ही क्यों ना हो, क्योंकि वो डिले में आया। उसने 1 साल की उम्र में ये कोइंग बैबलिंग नहीं की या वो उस कोइंग और बैबलिंग के प्रोसेस से वर्ड लेवल पे नहीं आया, तो हम उसी तरह से ही नेचुरली उसकी कोइंग बैबलिंग पे काम करके उसको वन फंक्शनल वर्ड तक लेकर आते हैं। और ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कि लाइक एक बच्चे की कांस्टेंट थेरेपी 6 मंथ 7 मंथ्स करने के बाद तभी वो जाके एबल होता है कुछ इम्प्रूवमेंट शो करने के, क्योंकि एक ब्रेन की एक्सेप्टेंस जो चूंकि डिवाइस पे चल चुकी होती है या उसने सराउंडिंग में सिर्फ और सिर्फ एक सेल फोन या टेक्नोलॉजी ही ली होती है, तो एक नेचुरल प्रोसेस में उसको हील करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि देयर इज नो मेडिसिन फॉर स्पीच इफेक्टिवली। आपके पूरी दुनिया में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि आप बच्चे को पिलाएं और उसकी स्पीच आ जाएगी। वो मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकती है, वो ब्रेन को हेल्प आउट कर सकती है, वो आपके स्वॉलोइंग को स्मूथ कर सकती है, बट स्पीच नहीं लेके आ सकती। तो स्पीच के लिए फिर हम इसी नेचुरल प्रोसेस से उसकी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करते हैं। 7 ईयर्स तक के बच्चों के बाद हम उन पे असिस्टेंस डिवाइसेस की तरफ लेके जाते हैं और वो डिवाइसेस उनको जो उनकी लाइफ होती है, डेवलपमेंटल लाइफ होती है, उनमें हेल्प आउट करती है। और वो हेल्प आउट करने का पर्पस यही होता है कि वो अपनी जो प्रोग्रेस है उसको लेकर चल सकें। अब कम्युनिकेशन में जब गैप आया तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। When a child is unable to communicate, deliver a message, then there will be a lot of problem. For example, daily life skills इफेक्ट हुई होती हैं।
डेली लाइफ स्किल्स में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है ईटिंग, वॉशरूम एंड स्लीप साइकिल। तो वही इनको अडेप्टिव वे के अंदर करवाना स्पीच थेरेपी का इम्पोर्टेंट पार्ट एंड टारगेट होता है। उसके बाद जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट बढ़ती जाती है हम वैसे वैसे उनको एकेडमिक्स की तरफ लेके आते हैं। अब हम अपना एज ग्रुप ले जाते हैं आगे। पीड्स के लिए आप यही समझें कि हमने स्पीच डिले, लैंग्वेज डिले और एज ग्रुप को देखा और उसकी थोड़ी थोड़ी कॉजेज देखी। जब हमारे पास ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ आएगा उसमें इंशाल्लाह फिर मैं आपको ऑटिज्म के ऊपर डिटेल से बताऊंगा कि ऑटिज्म क्या है, ये न्यूरो डेवलपमेंटल ऑर्डर कैसे है और इसके अंदर कैसे कोमॉर्बिड कंडीशन है और कौन कौन सी डोमेन इसको हेल्प आउट कर सकती हैं। आप अपने सराउंडिंग में लोगों को जो डायग्नोज हो जाते हैं ऑटिज्म के साथ, एएसडी के साथ, उनको कैसे असिस्ट कर सकते हैं। गोइंग बैक टू माय सेकंड एज ग्रुप विच इज टीनेज जेरियाट्रिक पॉपुलेशन। आपने अक्सर देखा होगा कि जब बच्चे अपने एज ग्रुप 13 में, बलूगत में, एडोलेसेंस में जाते हैं तो उनको वॉइस की डिफिकल्टी आती है। और वो वॉइस की डिफिकल्टी क्या होती है कि एडोलेसेंस के अंदर उनसे अपनी वॉइस कंट्रोल नहीं होती। कंट्रोल कैसे नहीं होती? उनकी मेन वॉइस जो है वो श्रिल हो जाती है और इसको बोलते हैं प्यूबरफोनिया। डिफरेंट केसेस हमारे पास आते हैं, उसके अंदर डिफरेंट आप कह सकते हैं कि डिसेबिलिटीज भी होती हैं। तो ये जो बड़ी ही कॉमन सी कॉज है और उसमें जो एक टीन एज के अंदर बच्चा होता है उसकी वॉइस श्रिल हो जाती है। एज तो बड़ी होती है लेकिन उसकी वॉइस ऐसे निकलती है जैसे फीमेल वॉइस है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम जुनैद है, मैं 28 साल का हूँ। अब क्या है कि आपकी एक नॉर्मल कन्वर्सेशन वो श्रिल वॉइस आती है और फिर हम उनकी स्पीच थेरेपी करके उनकी वोकल कॉर्ड की सेटिंग करते हैं। अब वोकल कॉर्ड की सेटिंग के बाद जब वो थेरेपी के प्रोसेस से गुजरते हैं, हार्डली सेकंड और थर्ड सेशन में वो इस एबल हो जाते हैं कि वो अपनी कन्वर्सेशन को अपनी नेचुरल वॉइस के साथ डिलीवर करते हैं। ये हमारे पास एक वॉइस डिसऑर्डर का केस आया। उसके अलावा वॉइस को मसला किसी भी चीज़ से हो सकता है। गला खराब हो तो आपकी आवाज़ बैठ जाती है। आपको कोई भी दूसरी सिम्टम हो, कफ की, कोल्ड की, तो आपकी जो वॉइस है उसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। वो क्यों पड़ता है? क्योंकि वो पैसेज, नेजल पैसेज बंद होती है। नेजल पैसेज बंद हो तो आपकी हेयरिंग भी डिस्टर्ब होती है। नेजल पैसेज बंद हो तो फिर आपकी वॉइस श्रिल भी रहती है और सम टाइम आपको डिलीवर करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे एज ग्रुप के अंदर आपने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सुनी कि वॉइस को कंट्रोल करना। ये एडोलेसेंस का फैक्टर है कि सम टाइम एडोलेसेंस में एज ग्रुप जब आगे जाती है तो आपसे वॉइस कंट्रोल नहीं होती। बहुत ही कॉमन, इसके अंदर कोई डिसेबिलिटी, कोई इफेक्ट नहीं है और इसको बोलते हैं स्टैमरिंग या स्टटरिंग। अब स्टैमरिंग और स्टटरिंग एक ही मसले के दो नाम हैं। स्टैमरिंग बोलते हैं बोलते बोलते अटकना, जैसे कि मेरा नाम सैयद मोहम्मद जुनैद है। अब क्या हुआ कि ये जो स्टटरिंग एंड स्टैमरिंग है ये बहुत ही कॉमन देखने में आई है। इस फेज में होता क्या है बेसिकली कि जो हमारा स्पीच रेट है वो इतना फास्ट होता है कि हमारा ब्रेन और वोकल कॉर्ड कोऑर्डिनेट टाइमली नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम तेज बोलने के चक्कर में स्टटरिंग एंड स्टैमरिंग करते हैं। और इसकी डिफरेंट कॉजेज होती हैं। साइकोजेनिक स्टटरिंग होती है सिर्फ और सिर्फ मेंटली, फंक्शनल लॉस की वजह से हो सकता है, कोई ऑर्गन आपका डैमेज हो उसकी वजह से, या कोई भी एडेप्टिव प्रॉब्लम या डिफिकल्टी की फंक्शनल लॉस की वजह से भी हो सकता है। तो इसके लिए हम करते क्या हैं? इसका अगर आपको भी कोई ऐसा केस नज़र आए सामईन, तो कोशिश करें टीम कि आप उन्हें कहें कि अपना स्पीच रेट स्लो करें। जितना स्पीच रेट स्लो करेंगे तो अडेप्टेशन वॉइस की, साउंड की बेहतर होगी और आपको डिलीवर करना आएगा। ये था साइकोजेनिक स्टटरिंग की एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा जो शायद आप सबके साथ बहुत कॉमन हो। अब जब वो वॉइस को, स्पीच रेट को स्लो करेंगे तो उनकी जो एक डिलीवरी मेथड है वो इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे कि मेरा नाम सैयद मोहम्मद जुनैद है। आपने सुहेल वड़ाइच साहब का तो नाम सुना होगा, आप सबको ही इल्म होगा सुहेल वड़ाइच साहब का।
अब अगर वो तेज बोलने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। दिस इज द नेचुरल इशू विद हिम। अब क्या है कि लोगों को उनका वो स्टाइल लगता है, वो एक पैटर्न लगता है, तो लेकिन वो एक अडेप्टेशन ऐसी है कि एटलीस्ट वो अपनी कन्वर्सेशन को डिलीवर करने के लिए उस स्टाइल को कॉपी करते हैं। अब होता क्या है कि जब आप उस स्टाइल को कॉपी करके डिलीवर करते हैं तो आपकी स्टटरिंग एंड स्टैमरिंग नहीं होती। ये तो हो गया एक प्रॉपर कॉज। सेकंड कॉज होता है फियर की वजह से, खौफ की वजह से। फॉर एग्जांपल आप में से जो स्टूडेंट्स हैं जब वो प्रेजेंटेशन देते होंगे तो वहां जाके वो टकना शुरू कर देते होंगे। वो होता है स्टेज का फेयर, जिसको बोलते हैं साइकोजेनिक स्टटरिंग। कि आपको स्टटरिंग है नहीं, वैसे आपके अंदर लुकनत नहीं है जुबान में, बट उस फेयर की वजह से, उस एक स्ट्रेस की वजह से आपसे डिलीवर नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से आपने स्टटरिंग एंड स्टैमरिंग स्टार्ट कर दी। उसका भी यही प्रोसेस है कि आप सबसे पहले डीप ब्रीथिंग करेंगे, नाक के जरिए सांस लेंगे और मुंह के जरिए उसको करेंगे एक्सहेल। इनहेल एक्सहेल के बाद जितनी दफ़ा आप नाक से सांस लेकर उसको मुंह के जरिए एक्सहेल करेंगे तो आप रिलैक्स होंगे। और ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे फर्स्ट फर्स्ट एंड फोरमोस्ट ट्रीटमेंट है कि आपने डीप ब्रीथिंग करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। याद रखें कि डीप ब्रीथिंग, जब भी आपको स्ट्रेस महसूस हो, गुस्सा आए, पैनिक हो, कुछ ना करें, नाक के ज़रिए सांस लें, 2 सेकंड तक 3 सेकंड तक रोकें और मुंह के ज़रिए निकाल दें। उससे होगा क्या कि आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट इम्प्रूव होगी और आपके अंदर जो एक एक बस्ट अंदर चल रहा होगा वो एक्सहेल होके रिलीज हो जाएगा। और फियर की वजह से, जिसको क्राउड फेयर बोलते हैं, मार्क्स फेयर बोलते हैं, टीचर फेयर बोलते हैं, उसका भी यही प्रोसेस है कि डीप ब्रीथिंग के बाद आप अपने स्पीच रेट को लोअर करें और कोशिश करें कि आप अपना स्टांस आहिस्ता आहिस्ता जितना मुनासिब हो सके उसको डिलीवर करें। रेस्ट फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हमने प्यूबर फोनिया वॉइस का पढ़ा, श्रिल वॉइस का टीन एज में, स्टटरिंग एंड स्टैमरिंग पढ़ी। थर्ड और लास्ट चीज इस एज ग्रुप की है वो है क्लटरिंग। अब क्लटरिंग क्या है कि वर्ड को खा जाना, बीच में से मिस कर देना। जैसे कि बटरफ्लाई है ना, तो बटरफ्लाई कर देंगे, रा साउंड को बीच में से क्लटरिंग कर देंगे या मम्बल कर देंगे या मिस कर देंगे। और उसमें हमारे पास जो एक मेजर चीज़ आती है, उसमें हमने डिफरेंशिएट यही करना होता है कि वो स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स में डिफरेंट सोडा बोलते हैं, SODA, सब्स्टिट्यूट करना, मतलब एक वर्ड के आगे कुछ और लगा देना। जैसे बैट को टैट बोल देना, सब्स्टिट्यूट कर दिया बा को टा के साथ। ओ से ओमिट कर देना, टी खा जाना, बै बै, बैट की जगह बै, टी को आपने ओमिट कर दिया। डी का मतलब है डिस्टॉर्ट कर देना, बैट को आपने टैब बोल दिया या टै बोल दिया, टै, अब डिस्टॉर्ट मिक्स कर दिया। और ए से है एडिशन करना, जैसे कि बैट को आपने क्या कर दिया, क्या बेल्टा, बेल्टा, ला को ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास डिसऑर्डर्स इसी फॉर्म में आते हैं। तो जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे इसको असिस्टेंस रिक्वायर्ड है तो आप किसी प्रोफेशनल एडवाइस के लिए उसकी कम्युनिकेशन किसी थेरेपिस्ट के साथ करवा सकते हैं। अब हमने सोडा भी देखा स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स में, इसमें सबमिशन, सब्ट्रैक्शन, ओमिशन, डिस्टॉर्शन और एडिशन। अब हम अपना एज ग्रुप आगे लेके जाएंगे और यही एज ग्रुप में स्टटरिंग, स्टैमरिंग, क्लटरिंग हमारे 20 से 30s को भी इफेक्ट करती हैं। एक चीज आपने बड़ी कॉमन सुनी होगी जिसको बोलते हैं स्ट्रोक, फॉलेज हो गया। अब फॉलेज है ब्रेन का और एज ग्रुप चली गई हमारे पास बड़ी 50+। अब फालिज के इफेक्ट से होता क्या है कि फालिज जब स्ट्रोक होता है पेशेंट को, तो पेशेंट के ब्रेन को इफेक्ट होता है और ब्रेन ही हमारे स्पीच को, लैंग्वेज को और स्वॉलोइंग को कंट्रोल करता है। तो जब उसकी स्पीच इफेक्ट हुई, उसकी स्वॉलोइंग इफेक्ट हुई, तो फिर उसकी लैंग्वेज तो इफेक्ट होगी। लिहाजा बड़ी उम्र के लोग जब स्ट्रोक हो जाने के बाद, चाहे वो लेफ्ट स्ट्राइक स्ट्रोक हो या राइट स्ट्राइक स्ट्रोक हो, हेमीप्लीजिया हो, क्वाड्रिप्लीजिया हो, डाइप्लीजिया हो,
इफेक्ट कहाँ भी होगा उसकी कम्युनिकेशन और स्पीच पे इफेक्ट आएगा और वो भूल जाते हैं। और सम टाइम वो उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं एफेजिया की, जिसमें वो नाम भूल जाते हैं चीज़ों के, उनको कन्वर्सेशन लाइनिंग भूल जाती है और सम टाइम वो एक ही बात को रिपीट करते रहते हैं। तो स्पीच थेरेपी वहाँ पे उनको असिस्ट करती है ताकि उनकी स्पीच को बहाल की जा सके, लैंग्वेज को एटलीस्ट इतना मैनेज किया जा सके कि वो अपना कम्युनिकेशन डिलीवर कर सकें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनकी स्वॉलोइंग पे, ताकि वो अपना खाना आराम से निगल कर बिल्कुल गले के ज़रिए अपने मैदे तक पहुँचाएँ, कोई उसको ट्यूब, पैक ट्यूब या कोई ऐसी चीज़ ना लगी हो। तो ये डिफरेंट हमारे एज ग्रुप्स के साथ स्पीच थेरेपी की इफ़ेक्टिवनेस थी और हमने इसको डिलीवर किया। अब मैं आप सब सामीन के लिए जितनी भी हमारे डिस्कशन हुई है इसका क्विक रिकॉल देके एक छोटा-सा रिकैप बताता हूँ कि व्हाट वाज़ स्पीच थेरेपी? Speech therapy is a process to enhance someone's speech, build speech, initiate speech, and to deliver speech. ठीक है? And that speech is a neuromuscular process of producing sound. Neuromuscular process is a brain process. अब आ गई लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है कि टू वे प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, जो हमारे मोड्स को, एक्सप्रेशन को, आइडियाज को, थॉट्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉड्यूल चाहिए। कम्युनिकेशन के बाद हमारे पास जब स्पीच, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के बाद स्वॉलोइंग आई, तो स्वॉलोइंग हमारे पास प्रोसेस है टू फूड पैसेज फ्रॉम ओरल पैसेज टू स्टमक का। और उसमें हमारे पास फिर वही फेज आते हैं, ओरल फेज, ओरल प्रिपरेटरी फेज, और ओरल प्रिपरेटरी फेज के बाद लिंगुअल से नीचे जाके ये स्फीजियल फेज तक प्रोसेस होता है। फिर हमने एज ग्रुप देखा कि जी बच्चों को क्यों स्पीच डिफिकल्टी आ रही है, स्क्रीन टाइम का इफेक्ट देखा कि स्क्रीन टाइम के कितने नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं अर्ली लाइफ में 6-7 महीने के बच्चे के लिए, जहाँ पे उसने लैंग्वेज को नेचुरली सीखना होता है और हम उनकी लैंग्वेज को सिखा रहे होते हैं स्क्रीन से। उनकी असिस्टेंस के लिए वो क्राई कर रहे हैं तो हमने कोकोमेलन या पॉइंट्स लगा के दे रहे होते हैं ये सोच के कि शायद इससे ये चीज़ें इंप्रूव हो रही है। बट क्या होता है कि वो लर्न कर रहे होते हैं और वो सोसाइटी को वैसे समझना शुरू करते हैं जैसे कि एक एनिमेटेड लाइफ होती है, एक सिंगिंग की लाइफ होती है, उनको साउंड उसी सिंगिंग साउंड से ही एसोसिएट हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि एक बच्चे की स्पीच आ ही नहीं सकी, वो बोल ही नहीं सका 6 साल तक के लिए, 7 साल तक के लिए, अब तो उसके स्पीच सेंटर्स भी इशू कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब हम उनको एएसी डिवाइस पे लेके जाएंगे, ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइस पे, ताकि वो वहाँ से सीखे और अपनी लाइफ को मैक्सिमम इंडिपेंडेंट करे। इंडिपेंडेंट करने के लिए बेसिक लाइफ स्किल्स उसके पास हों, वो अपना खाना पीना, वॉशरूम जाना और डिलीवर करना सीख चुका हो। उसके बाद हमने देखा जब एज ग्रुप ऊपर चली गई, वॉइस कंट्रोल नहीं हुई, वॉइस कंट्रोल नहीं हुई तो वॉइस श्रिल हो गई, प्यूबर फोनिया हुआ। उनके लिए स्पीच थेरेपी क्यों ज़रूरी है, ताकि वो अपनी नेचुरल वॉइस के साथ प्रोसीड करें। और सबसे ज़्यादा जो एक इशू आता है हमारी सोसाइटी में, बुली बहुत किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली इस सोसाइटी में हैं कि जहाँ पे हमारे पास कोई क्योर नहीं होगा तो बुली करना बहुत ही एक ज़रूरी समझा जाता है, और वो वॉइस के ऊपर, इथनिसिटी के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर। बट वहाँ पे फिर आप बुली होने से भी बचा पाएंगे किसी को कि जब आपको लगेगा कि इसकी एज के अकॉर्डिंग इसकी ये साउंड है नहीं, ऐसी वॉइस होनी नहीं चाहिए, तो फिर आप उसको रेकमेंड करेंगे स्पीच थेरेपी के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर हर पब्लिक जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट मौजूद होते हैं, तो वो आपकी असिस्टेंस फॉर श्योर करेंगे। नेक्स्ट हमने देखा कि स्टैमरिंग, स्टटरिंग, अटकाना, रुक जाना, अटक-अटक के बोलना, उसके लिए क्या कॉजेज़ होती हैं और उसको कैसे क्योर किया जाता है। और फिर हमने उसके क्योर देखने के बाद स्पीच साउंड डिसऑर्डर में सोडा को देखा कि सबमिशन क्या है, ओमिशन क्या है, डिलीशन क्या है, एडिशन क्या है। और उसके बाद फिर हमने इसको कंक्लूड किया एडल्ट्स सेक्शन पे। और एडल्ट्स में हमारे पास केसेस तब आए जब पेशेंट को हुआ स्ट्रोक, फालिज। अब स्ट्रोक जिस साइड का भी था, लेफ्ट साइड का था या राइट साइड का था, उसने लैंग्वेज को इम्पेड किया, वहां से पेशेंट साइलेंट हो गया या भूलना शुरू हुआ। तो उसकी याददाश्त वापस लेकर आने के लिए, चाहे वो हम कार्ड्स के थ्रू करें या थेरेपी के थ्रू करें, और उसके निगलने के प्रोसेस को, स्वॉलोइंग के प्रोसेस को स्मूथ करें, तो हमने क्या की, हमने स्पीच थेरेपी की। यहीं पे ही मैं अपने इस वेबिनार को कंक्लूड करता हूँ। स्पीच थेरेपी क्या थी, स्पीच थेरेपी की इम्पोर्टेंस क्या है, और स्पीच थेरेपी हमारे डिफरेंट एज ग्रुप्स को कैसे इफ़ेक्ट करती है, ये सब कुछ हमने देखा। तो
आप मुझे इस बारे में बताएंगे कि हमारे पास क्या एस्पेक्ट है। Yes, I received a question. I guess this is a very good question. Let me go to that message section और मैं उस मैसेज को पढ़ता हूँ। सर, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन एंड एट अ टाइम ऑफ पीक इमोशन लाइक क्राइंग, वॉइस वाइब्रेशन को रिजॉल्व कैसे करें? वेल, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन एंड अ टाइम ऑफ पीक इमोशंस लाइक क्राइंग, अब जब क्राइंग होगी तो क्राइंग तो एक नेचुरल प्रोसेस है इमोशन को शेयर करने का। क्राइंग इज अ मैसेज, बिलीव मी गाइस, क्राइंग इज अ मैसेज, वो इमोशनल मैसेज होता है। और क्राइंग की बच्चा करेगा तो उसकी नीड रिफ्लेक्ट होगी, बड़ा करेगा तो उसके इमोशंस होंगे, चाहे वो खुशी के हों या गम के हों। लेकिन क्या है कि इमोशन में आपके वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन, दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस। जैसे ही आपकी क्राई क्विट होगी, आपके जो वाइब्रेशन का प्रोसेस है ये रिजॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले डीप ब्रीथिंग करके अपने ब्रेन को रिलैक्स करना है, क्योंकि ब्रेन इमोशनल स्टेट के अंदर क्या करता है कि वो अपनी बॉडी पे जो प्रॉपर कंट्रोल है उसको नहीं रखता, और उसकी वजह से क्या है कि वो स्टेट ही चेंज होती है। तो वापस एक्टिव स्टेट में आने के लिए आपने सबसे पहले नेचुरल स्टेट में वापस आना है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम को अचीव करना है। मतलब क्या कि एक इमोशनल स्टेट से निकलकर रेगुलर स्टेट में आना है। तो आप रेगुलर स्टेट में आएंगे, डीप ब्रीथिंग करेंगे, और उसके बाद फिर अपनी साउंड को स्लोली स्लोली छोटे छोटे वर्ड्स से स्टार्ट करेंगे, ये फिर इम्प्रूव हो जाएगी। प्रेजेंटेशन के हवाले से ये क्राउड का जो फियर है ये सिर्फ और सिर्फ ऑन द स्पॉट फियर होता है, साइकोजेनिक होता है, उसका कंसल्टेशन भी ब्रेन के साथ है। दिस इज अ मैसेज फ्रॉम योर ब्रेन कि भाई यहाँ पे एक एक इवेंट है, एक माहौल है, एक सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन को भी आपने रिलैक्स एस्पेक्ट से कंसीडर करेंगे, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डिलीवर योर मैसेज इन वेरी गुड टोन। कॉन्फिडेंस टोन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? कॉन्फिडेंस टोन के लिए रिक्वायरमेंट होती है आपके ब्रेन को रिलैक्स होना। और ब्रेन कैसे रिलैक्स होगा? कि जब आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, स्ट्रेस को रिलीज करेंगे डीप ब्रीथिंग के जरिए, लिक्विड इनटेक के जरिए। पानी लिया, उसको सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे घूंट 2 से 3 भरे, जिससे आपने अपने आप को हाइड्रेट किया, आप वापस अपने जोन के अंदर आए, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डिलीवर योर मैसेज। यस प्लीज, और कोई क्वेश्चन? यस बिलाल, आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल। सर मेरे एक्चुअली 2 क्वेश्चंस हैं, तो जी काइंडली आप अपना दोनों के आंसर कर दें। एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने स्क्रीन के बारे में कहा कि जो बच्चे हैं आजकल ज़्यादा स्क्रीन का यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी स्पीच के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो आपको पता है, जैसे अब मोबाइल, पहले आप तो जैसे टीवी का दौर होता था तो हर घर में एक टीवी होता था, लेकिन अब आप तो जैसे मोबाइल का जैसे अब दौर चल रहा है, तो हर बंदे का अपना अपना मोबाइल होता है। तो ये अब ये ऐसी चीज़ बन चुकी है कि इसको हम चाह कर भी इसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर बात है, जब बच्चे ने हर बंदे के हाथ में मोबाइल देख रहे हैं तो उसने तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना है। तो इसको हम किस तरह से, फिर ज़ाहिर बात है, इसको हम बच्चों से ले तो नहीं सकते। जब बच्चा हर बंदे के हाथ में देखेगा तो उसने तो ज़िद करनी है। तो इसको हम किस तरह से, इसको फिर हम इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं? एक तो ये बताएँ, और दूसरी बात ये कि सर, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपको होता है, अ, बच्चे कुछ होते हैं जो डेफ होते हैं, बाय बर्थ, जैसे कुछ बच्चे डेफ होते हैं, तो उनका जो बच्चा सुन नहीं सकता, तो ज़ाहिर बात है उसका आपको होता है वो बोलने का भी इश्यू होता है। तो इसको भी कोई स्पीच थेरेपी से इसको भी कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है या नहीं? जी, थैंक यू सो मच बिलाल आपके क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन आपका था कि स्क्रीन टाइम से इफ़ेक्टिव यूज़ लिया कैसे जा सके, या स्क्रीन टाइम के यूज़ को रिड्यूस या रिस्ट्रिक्ट किए जा सके, कैसे किया जा सके, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो अब हर हाथ में है। वेरी गुड क्वेश्चन। द थिंग इज़ कि जब हमने बात की अर्ली डेवलपमेंटल लाइफ में, अर्ली डेवलपमेंटल लाइफ का एक एज ग्रुप है कि 3 महीने से लेकर 1.5 साल तक, ये बहुत ही क्रूशल स्टेज होती है कि जब बच्चे का ब्रेन अपनी सराउंडिंग से लर्निंग करता है।
तो 3 महीने से लेकर 1.5 साल तक के क्रूशल टाइम में अगर बच्चे को स्क्रीन टाइम देना भी है तो खुद क्वालिटी टाइम देकर दें, पेरेंट्स में फादर या मदर। चूंकि ये मसला मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज में आता है कि फादर जॉब पे होते हैं या किसी काम के सिलसिले में बाहर होते हैं, मदर कुकिंग या घर के काम में होती हैं, तो बैक एंड पे बच्चा जो है वो सेल फोन से अपनी लर्निंग या अपने नशो नुमा जो दिमाग की है उसको ले रहा होता है। तो इसको अगर आप क्वालिटी टाइम में लेकर जाएंगे तो कैसे लेकर जाएंगे कि आप बच्चे के साथ खुद मौजूद हो, जो स्क्रीन पे चल रहे वो साथ साथ खुद बताएं ताकि उसे पता चले कि स्क्रीन नहीं ये बंदा बोल रहा है। दिस इज अ नेचुरल एंड नेचुरलिस्टिक ह्यूमन रिस्पॉन्स टू दैट चाइल्ड। ठीक है, कि बच्चे के लिए आपका होना उस फेज में बहुत जरूरी है कि स्क्रीन दें मगर पैसिव स्क्रीन ना दें कि आपने 1 घंटे की उसको कार्टून लगा दिया और आप खुद अपने काम वगैरह में चले गए और बच्चा 1 घंटे की विजुअल स्क्रीनिंग से लेते लेते फिर वो स्टेमिंग पे चला गया। और वो क्यों, उसने बच्चे ने एक्सप्लोर करना है दुनिया को। तो वो जो साउंड का इफेक्ट है, अगर साउंड नहीं होगी तो उसे लगेगा कि दुनिया में आवाज है ही नहीं, सारी चीजें बगैर आवाज के चल रही हैं। और वो स्क्रीन देख रहा है, जैसे कार्टून मोस्टली साइलेंट होते हैं, वो मैसेज कुछ नहीं देते। जैसे टॉम एंड जेरी आप सबको पता होगा, उसमें कोई वॉइस नहीं है, चूहे बिल्ली की दौड़ है, लेकिन वो हाई फंक्शनिंग अंडरस्टैंडिंग मांगता है कि जिसने उसको परसीव करना है उसको वो देखेगा कि ये कैसे प्रोसेस में है। तो अगर एक बच्चे ने विजुअलाइज ही ऐसे ही किया कि दुनिया में साउंड तो है ही नहीं, बस भाग दौड़ वैसे ही चल रही है, सारे काम हो रहे हैं, तो उसे यही लगेगा कि ऐसे ही मैसेज डिलीवर होता है। तो जब आप अपनी प्रेजेंस में उसे क्वालिटी टाइम देंगे तो एक इम्प्रूव्ड वर्जन तक चलती जाएगी। और जैसे बच्चे की एज फिर 2.5 साल 3 साल तक पहुंच जाएगी तो फिर रिलेटिवली उसका जो है ना वो रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। सेकंड आपका जो क्वेश्चन था वो था कि जो बच्चे डेफ होते हैं, बाय बर्थ डेफ होते हैं या उनकी डेफनेस होती है किसी भी कॉज की वजह से, तो फिर हमारे पास क्या है कि हम उनकी साउंड भी नहीं होगी, स्पीच भी नहीं होगी, तो उनके साथ क्या होता है। देखें, ये तो स्टेजेस होते हैं कि जैसे इम्पेयरमेंट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे हेयरिंग में अगर वो किसी मॉडरेट टू स्वेयर लेवल का है तो फिर हम उसे, या माइल्ड टू मॉडरेट लेवल का है तो हम उसे इक्विपमेंट पे या डिवाइस पे ले जाते हैं, जैसे हेयरिंग एड होती है। ठीक है, हेयरिंग एड पे ले जाते हैं। अब हेयरिंग एड से अगर उसकी इफेक्टिवनेस नहीं हुई तो कोक्लियर इम्प्लांट पे ले जाते हैं। अब अगर कोक्लियर इम्प्लांट, अब तो काफ़ी ज़्यादा उसके गवर्नमेंट ने भी फिजिबिलिटी दे दी है, पहले ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस था, लेकिन अब वो थोड़े थोड़े करके उसके प्रोसीजर को आहिस्ता आहिस्ता आसान बना रहे हैं और एक वक्त आ जाएगा ये बहुत कॉमन हो जाएगा कोक्लियर इम्प्लांट। तो अगर उसको लॉस इस एबिलिटी का है, उसका ईएनटी कोक्लियर इम्प्लांट सजेस्ट करता है, तो कोक्लियर इम्प्लांट के बाद हम उनकी थेरेपी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोक्लियर इम्प्लांट की भी पॉसिबिलिटी नहीं रही और हमने इनिशियली जो उनके पास हेयरिंग एड से भी नहीं की, स्क्वायर डिग्रीज के लॉस थे, तो अब क्या होगा। अब हुआ ये कि अब हम सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट हो गए साइन लैंग्वेज के ऊपर, कि ताकि साइन लैंग्वेज से वो अपना मैसेज को कन्वे करें और मैसेज डिलीवर करें। और आज तकरीबन पूरी वर्ल्ड में जितने भी डेफ पीपल होते हैं उनका मेजर एस्पेक्ट जो होता है डिलीवर मैसेज का वो साइन लैंग्वेज ही होता है। और इवन देन वो बच्चे जो बोल सकते हैं, जिनके अंदर स्पीच और हेयरिंग का कोई मसला नहीं होता, बट उनकी अर्ली लाइफ के अंदर उन्होंने स्पीच और लैंग्वेज का एक्सपोजर नहीं लिया ह्यूमन से, वो भी साइन लैंग्वेज पे आ जाते हैं। लाइक पानी का साइन बना के कहते हैं पानी दे दो, चलने फिरने के लिए, कमिंग करने के लिए इशारे की जुबान, तो वो फिर साइन लैंग्वेज पे ही है प्रोसेस। तो यहाँ पे हम एक मल्टी डायमेंशनल टीम की हेल्प लेते हैं इनिशियल अर्ली लाइफ के लिए, कि हम उसको प्रोसेस करें और उसके बाद फिर नेक्स्ट अपने प्रोसीजर को कंटिन्यू करें। और हेयरिंग इम्पेयरमेंट अगर उसकी मॉडरेट लेवल की है या माइल्ड लेवल टू मॉडरेट लेवल की है तो फिर यस हम उनकी डिफरेंट थेरेपीज कर सकते हैं, जिसमें एवीटी है, ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, यानी कि कार्ड्स के थ्रू उसको दिखाना और फिर उसको बुलवाना और उसके लिए उसको लिपसिंग करवाना, ताकि वो हमारे माउथ मूवमेंट को पूरी तरह से देखे और देखने के बाद बोलने की या डिलीवर करने की कोशिश करे। बट अगर उसकी मैसेज में कन्वीनियंस उसकी साइन लैंग्वेज की अडेप्ट हो चुकी हुई है और ब्रिलियंट अडेप्ट हो चुकी हुई है, तो फिर वो कम्युनिकेशन या साउंड प्रोडक्शन की तरफ कभी आते हैं बिलाल, वो मोस्टली अपनी कन्वर्सेशन को साइन लैंग्वेज के थ्रू ही डिलीवर करते हैं। यस प्लीज। जी मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये नाम तो मुझे नहीं आ रहा,
आई गेस रेज हैंड हुआ है और यहाँ पे कोई पंजाब से हैं आई गेस, उनका कोई क्वेश्चन है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैं गौहर ज़मान अर्ज़ कर रहा हूँ, नीदरलैंड में होता हूँ मैं। ठीक है। तो मेरा एक पर्सनल मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मेरा बच्चा है, उसकी उम्र तकरीबन 9 साल है। 9 साल से कुछ ऊपर है। तो वो 3 जो साउंड्स हैं जिसको हम कहते हैं तोतलापन, 3 साउंड्स जिसमें टे है जैसे टमाटर, उसको वो टे को ते बोलता है जैसे टमाटर। इसी तरह डॉक्टर, डाल, उसको वो दौख्तर बोलता है। और इसी तरह पहाड़, पहाड़ी, उसको पहाड़ी। यानी ये 3 साउंड हैं जिसमें तोए का ऊपर वो उर्दू में हम कहते हैं टुंडा होता है जिस पे, ये जी 3 जी। साउंड्स वो प्रॉपर नहीं बोलता। बाकी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म का। मैं खुद भी स्पेशल एजुकेशनिस्ट हूँ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मुझे थोड़ा इशू है। तो मैंने कहा कि मुझे ये पड़ा था ठीक। ज़ुहैब भाई का लिंक, तो मैंने कहा मैं सवाल करूँ। जी बहुत शुक्रिया, मुझे जी, काइंडली थैंक यू इसका सो जवाब मच दीजिएगा। Gaurav. Nice to have worked with you. थैंक Basically, यू। it totally depends upon the surrounding and the environment where the child live in effect. अगर वो नेदरलैंड के अंदर ही प्रोसीड करता है तो उसकी नॉर्मल टोन कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन होगी वो इंग्लिश में होगी, या फिर कन्वर्सेशन मॉड्यूल चेंज होगा। इट्स अ नहीं 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 नहीं, बच्चा पाकिस्तान में ही, मतलब ये उसे पाकिस्तान से प्रॉब्लम है। तो ठीक है। अभी जी 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 फिर वो हम उसके ऊपर TAT अप्लाई करेंगे। TAT जी स्टैंड फॉर ट्रेडिशन आर्टिकुलेशन थेरेपी। ठीक है। जी 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 इसकी जी मोबिलिटी फाइंड आउट करने के बाद इन्हीं 3 वर्ड्स के इनिशियल, मिडल और फाइनल पोजीशन पे हम काम करेंगे। और फिर वो जी साउंड जैसे आपने बताया ना कि टमाटर टे जी से स्टार्ट होता है जी और जी टे इसके मिडल में भी आता है और रा पे जी एंड होता है। इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे वो प्रोड्यूस करेगा तो वो टे से, जैसे हम टैंग बोलते हैं, वो तैंग तो बोल देता होगा। जी ठीक है। बिल्कुल टांग टांग बोलते हैं तो वो तांग कर देता होगा। तो इनिशियल लेवल के ऊपर थेरेपी स्टार्ट होगी साउंड से, जैसे ट ट ट, वो 2 दफा ता करेगा। ता प्रोड्यूस हो रहा है, आपकी जो टंग है ये आपकी टीथ के पीछे जा रही है, देखे ता। जी आपकी टिप ऑफ द टंग आपके जो फ्रंट टीथ हैं इसके पीछे लग रहे हैं, तो था प्रोड्यूस हो रही है। और टा के लिए क्या है कि आपकी टंग आपकी एल्व्यूलर रिज जो ऊपर की जो छत है आपके माउथ फ्लोर की, उसके पीछे से जाके लग रही है। तो क्या होगा, क्योंकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है माशाल्लाह, बच्चा समझदार है, 9 इयर्स का है, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसको प्रोडक्शन के लिए कहेंगे कि जब आपने ये साउंड प्रोड्यूस करनी है तो टंग को टीथ के पीछे नहीं लेके जाना, एल्व्यूलर रिज पे टच करना है, छत पे लगाना है। तो जब 1 से 2 या 3 दफा वो खुद प्रैक्टिस करेगा तो वो ठीक हो जाएगा। और जब बच्चा वैसे ही आप देखते हैं माशाल्लाह कि वो समझदार है, चीज़ों को नॉर्मली अडेप्ट करता है, तो इसमें होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सिर्फ 3 साउंड्स में। कि देखो नॉर्मली ये लोग टमाटर प्रोड्यूस करते हैं और आप टमाटर प्रोड्यूस कर रहे हो, आप अवेयर तो हो ना इस चीज़ से, और बच्चा अवेयर भी होता है, लेकिन सम टाइम प्रोडक्शन इतनी क्विक हो जाती है उससे कि वो उसकी सबकॉन्शियस में भी नहीं रहता और वो फॉल्टी अटरेंसेस कर जाता है। तो वहाँ पे आप उसको रिड्यूस करेंगे कि आप क्या करेंगे कि आपने पोजीशन आर्टिकुलेशंस की, आर्टिकुलेटर्स की एग्जैक्ट जगह पे रखनी ताकि आपकी साउंड प्रोडक्शन बेस्ट हो सके। ठीक है गौर साहब। तो ये जी बहुत बहुत ही शुक्रिया। छोटे छोटे स्टेप्स होंगे एंड आई एम श्योर कि ये 2 से 3 अटेम्प्ट के बाद, थेरेपीज के सेशन के बाद वो इस एबल हो जाएगा कि वो अपने साउंड की प्रोडक्शन को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन से ही ठीक करके वो करेक्ट प्रोडक्शन की तरफ जाएगा। जी। जी बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। जी, चैट बॉक्स में आई गेस एक और क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है कि इन आवर प्रेजेंटेशंस वी ऑफन फोकस ओनली ऑन डिलीवरिंग द कंटेंट, एज अ रिजल्ट द ऑडियंस लिसन्स बट डजंट फुली engage or enjoy the topic and they eventually lose interest. To keep them involved we should go beyond just asking questions, how we make it better. Well, Ma'am Taiba, this is your question regarding the delivery of your presentation, which makes sense. But obviously, this is you, only you, to make your topic interesting, delivery method perfect,
ये मैम साहिबा का एक क्वेश्चन है, ये हमारे सारे ही एज ग्रुप्स के लिए होगा, सारे ही स्टूडेंट्स के लिए। इवन देन सम टाइम हमारा कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स जो हमारे टीचर होते हैं, हम उनके एक डायरेक्ट डिलीवरिंग मेथड से बोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर राइज एंड फॉल नहीं है, पीक्स नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। तो क्यों ना हम उसे इंटरेस्ट बनाएं? दिस इज टोटली डिपेंडिंग ऑन अ पर्सन कि वो एक नल एंड वाइड टॉपिक को भी इंटरेस्टिंग बनाए बाय एडिंग इंफॉर्मेशन टू दैट रेलिवेंट। ठीक है। एंड टू एंगेज द क्राउड देयर शुड बी डिफरेंट एस्पेक्ट्स एज वेल। डिफरेंट एस्पेक्ट्स में क्या है कि हम अपनी डिलीवरी को इंटरटेनिंग बनाने के लिए क्वेश्चंस लेते हैं और सम टाइम अटरेंस देखने के लिए कि ऑडियंस कितनी इंगेज है, क्वेश्चंस खुद भी करते हैं। तो दिस इज टोटली डिपेंडिंग ऑन वन, कि एक इंसान के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो अपने स्टाइल को कैसे इम्प्रूव करे कि उसका जो एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है लोग उसको सुनने में मजा आए और लोगों को पता ही ना चले कि वक्त कितनी तेजी से गुजर गया और इसने इतनी ज्यादा बातें और इतनी अच्छी चीजें शेयर की। तो अपने स्टाइल के ऊपर यहाँ पे आपने वर्क करना है। कंटेंट तो रिलेवेंट है किसी एक पर्टिकुलर चीज के साथ, कि कंटेंट होगा माउंटेन्स, तो आप पहाड़ों की बात करेंगे, तो क्यों ना आप पहाड़ों पे बात करते करते पहाड़ों की खूबसूरती को लेकर आए, खूबसूरती से जुड़े हुए एक फिजा के ऊपर लेके जाएं, वहां से नेचर को ज्वाइन करें, नेचर से फिर कुदरत की तरफ जाएं, कुदरत से आसमान की तरफ जाएं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रेलिवेंट रहते हुए अपने टॉपिक में फ्लाई भी करें, वापस टॉपिक में भी आए और क्राउड को एंगेज करें। तो this is not going to any therapy or any module, this is just the style, and one should adopt a preferred style because कि स्टाइल ही आपको एडवर्स करती है, डिफरेंट बनाती है, यूनिक बनाती है। तो स्टाइल शुड बी अ वेरी अप्रोप्रिएट। यहाँ पे हम सब कोई सुनते हैं, इतने न्यूज चैनल आते हैं, इतने एंकर पर्सन आते हैं, लेकिन जिसका स्टाइल आपको अच्छा लगता है आप उसी न्यूज एंकर को या उसी एंकर पर्सन की तज्जिए को सुनना पसंद करते हो। क्यों? क्योंकि उसको डिलीवर करने का मेथड अच्छा है। वो बीच में कुछ पंच करेगा, कुछ शरारत ऐड करेगा, और कुछ शरारत ऐड करने के बाद वो कुछ ऐसी बात करेगा कि जहां से आपको एक इंगेजमेंट महसूस होगी और फिर आप डिलीवरी मैसेज को अपना लेके जाएंगे। तो आई एम श्योर कि आपको जो इस मैसेज के अंदर क्वेश्चन था उसमें आपको आपका रिस्पॉन्स मिल गया। Yes, please, guys. Any more questions? जी, यहाँ पे रेज हैंड हुआ है। नेम तो थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है। सीडी निश्तर टाउन आ रहे हैं लेकिन फुरकान फुरकान मेरी है, ये मैंने ज्वाइन किया हुआ है। जी फुरकान साहब, बड़ा डिफरेंट नेम रखा हुआ है आपने। मैं तो डर गया, मैं क्या कोई नहीं नहीं, वो असल में क्या इसका नाम, मैंने ऑफिस की आईडी से ज्वाइन किया हुआ है। ठीक क्या है। इसका नाम, इस वजह से। अच्छा, ऐसा है कि एक तो मैं जानना चाह रहा था, मतलब आपने शुरू में डिस्कशन किया ना, शुरू में ही आप बात कर रहे थे कि क्या इसका नाम है, जो एक बच्चा है वो हमारे आस पास बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि बच्चा जो बोलना शुरू कर रहा है वो डिले, मतलब उसकी स्पीच में डिले आ रहा है, और आपने कहा कि कॉल जो है वो ज्यादा स्क्रीन टाइम है। अच्छा, अगर हम देखें बच्चे का स्क्रीन टाइम, उसके अंदर बहुत सारे लोग, मतलब उसको इनपुट तो आ रहा होता है अच्छा खासा, मतलब लोग बातें भी कर रहे होते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ टॉम एंड जेरी देख रहा है, वो उसमें क्या कहते हैं व्लॉग्स भी देख रहा है, वो उसके अंदर शॉर्ट्स भी देख रहा है जिसके अंदर प्रॉपर लैंग्वेज इनपुट आ रहा है उसे। तो इसके बावजूद क्या है ऐसा कि स्क्रीन टाइम की वजह से मतलब बच्चे की जो स्पीच में है वो डिले है। ठीक है। बिल्कुल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मेरे से अक्सर मदर्स भी पूछती हैं फुरकान। मदर्स ये पूछती हैं कि सर बच्चा जो कंटेंट देख रहा है तो वो तो मीनिंगफुल कंटेंट है, मतलब वो लाजमी नहीं कि वो टॉम एंड जेरी देखता है, वो दूसरे वीडियोस भी देखता है और वहां पे उसकी अटेंडेंसेस भी जाती हैं। तो आप अगर स्क्रीन टाइम को इफेक्टिव नहीं कहते तो उसकी रीजन क्या है? बिकॉज वो फंक्शनल नहीं है। फंक्शनल क्यों नहीं है? कि एज ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसने सारी चीजें देखी, उसने वहां से वर्ड्स भी सीख लिए, लेकिन उसको उस वर्ड की एप्लीकेशन का, जिसमें आप कहते हैं कि प्रैग्मेटिक्स, वो नहीं बिल्ड हो रही, सोशलाइजेशन नहीं बिल्ड हो रही। तो जब आप ऐसी विकेबलरी रख के भी करोगे तो क्या करोगे? अब जैसे फॉर एग्जांपल कहना तो मुझे मतलब कहते हुए बड़े डिफरेंट होती, ये हमारे टीचर ने हमें एग्जांपल दी थी, प्रोफेसर डॉक्टर मनोवर साहब ने। उसने कहा था कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हम 99% लोग अरबी जो है वो कुरान मजीद की पढ़ सकते हैं, बट नो वन नोज द मीनिंग। क्या ऐसा है?
बिल्कुल ऐसा है कि आप अरबी ए टू ज़ेड पढ़ लेते हैं, कुरान मजीद आप याद भी कर लेते हैं, ज़ुबानी भी याद कर लेते हैं, लेकिन जब तक आप उसके तर्जुमा या फंक्शन की तरफ नहीं जाएँगे, तो वो अंडरस्टैंडिंग तो एक लैंग्वेज के एक मॉड्यूल तक रह जाएगी ना, वो फंक्शनल तो नहीं होगी। यस, जब आपने उसका मीनिंग सीख लिया, तर्जुमा सीख लिया, फंक्शन आ गया, तो फिर वो एक मीनिंगफुल अटरेंस में चला जाता है। तो यहाँ से बच्चे लर्न ज़रूर कर रहे हैं, अडैप्ट ज़रूर कर रहे हैं, बट वो फंक्शनल नहीं है, पैसिव है, वन वे है। उसको टू वे बनाने के लिए फिर फंक्शनैलिटी यूज़ करवाना, उसमें हमें थेरेपी रिक्वायर्ड होती है, और उसको उस मीनिंग के ऊपर लेके जाने के लिए तो वो डिले आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी लर्निंग अडेप्टेशन टुवर्ड्स द स्क्रीन टाइम हुई होती है, तो फंक्शनल लाइफ के अंदर उसको प्रॉब्लम आती है। अच्छा, इसके साथ ही ना मेरा एक और सवाल भी है, वो जो हमने डिस्कस किया बच्चों को, मतलब अब अगर मिसाल के तौर पे हमें कोई ऐसा नौजवान या इवन बुजुर्ग नजर आ जाता है जिसकी स्पीच में प्रॉब्लम है, मे बी ड्यू टू सम एक्सीडेंट या फुरकान, मे बी। आपकी आपकी वॉइस जो है ना वो कम आनी शुरू हुई है। कैन यू प्लीज स्पीक अब ठीक लाउडर, है। या माइक के करीब आके बोलिए प्लीज। अब आवाज बेहतर है मेरी? जी जी, अब ठीक है। आवाज बेहतर है। हेलो, जी फुरकान, जी जी फुरकान, अब आवाज आई है, जी बताइए। आ रही है? हाँ, जी मैं आ आपको रही ये है। पूछ रहा था, मैं कहता कि हाँ, हमने बेशतर जो अपना कंटेंट है वो कवर किया है कि एक बच्चे की स्पीच में मसला, लेकिन अब हमें यूं भी नजर आ जाता है कि भाई कोई अडल्ट है, कोई बड़ा है या बुजुर्ग है, उसकी स्पीच में मसला है ड्यू टू सम एक्सीडेंट या सम इलनेस। तो उधर क्या इसका नाम है, जो स्पीच थेरेपी है वो कैसे मतलब इफेक्टिव साबित हो सकती है? बिल्कुल फुरकान, वेरी गुड क्वेश्चन। जो मैंने आपको बताया कि स्पीच एक न्यूरोमस्कुलर प्रोसेस है, ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है। तो बड़ी उम्र में नहीं समझें कि एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो हो गया और एक पर्सन का एक्सीडेंट हो गया और उसका ब्रेन, दिमाग के ऊपर उसका इफेक्ट हुआ। वो 25 साल का था, 26 साल का था, 27 साल का था, उसके ब्रेन के एरियाज डैमेज हुए। अब वर्निकीज और ब्रोकाज ये दो एरियाज हैं ब्रेन के, ये मैं सबको बता रहा हूँ ताकि आपके सबके इल्म में इसमें आए। वर्निकीज और ब्रोकाज, ब्रोकाज अटरेंसेज में स्पीच को बनाने में हेल्प करता है और वर्निकीज उसको कंप्रीहेंड करने में। उस हिस्से पे चोट लगी, वो इफेक्ट हुआ, तो बच्चे की या पर्सन की या इंसान की स्पीच इम्पेयर्ड हो गई। तो अब हम उसको वापस कैसे लेकर आएंगे? वापस थेरेपी से ऐसे लेकर आएंगे, एक तो वो ब्रेन की मेडिसिन साइड बाय साइड ले रहा होगा हीलिंग की, प्लस उसे एक्सपोजर मिलेगा कार्ड्स के थ्रू, फंक्शनैलिटी के थ्रू, और फिर अटरेंसेस बुलवाने के लिए थेरेपिस्ट उसको हेल्प करेगा ताकि वो बोले। जैसे भी गौहर साहब का क्वेश्चन था कि अटरेंसेस में इस तरह प्रॉब्लम आती है सिर्फ साउंड लेवल के ऊपर, उनके तो 3 साउंड्स थे, वो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ही ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा कि हम एक एक साउंड के लिए उनको हेल्प करेंगे, उनकी टंग मूवमेंट को, उनकी ओरल मसाजेस को। और फिर जो बुजुर्ग हैं उनका भी ऐसे ही है कि स्ट्रोक की वजह से, फालिज की वजह से, चाहे वो लेफ्ट साइड का था या राइट साइड का था, स्ट्रोक हुआ, वहां से उनकी लैंग्वेज और स्पीच इम्पेयर्ड हुई। उसी तरह ओरल मसाजेस के साथ और स्पीच मसल्स को या फेशियल मसल को स्ट्रेंथन करवाएंगे और फिर उनको थेरेपीज देंगे। अब थेरेपीज वही प्रोसेस होगी कि कॉमन चीज़ों से स्टार्ट करेंगे, नेचुरल अराउंड अस लाइक जग, कप, प्लेट, स्पून, ताकि वहां से वो स्टार्ट करके दोबारा से अपनी जो एक डिलीवरी का प्रोसेस है उसको लेके जाएं। अगर बुजुर्ग के साथ हम सिर्फ कॉलेज में उनको ऐसे अकेले छोड़ देंगे तो होगा क्या कि वो ब्रेन एरिया के साथ तो लैंग्वेज पे इम्पेयरमेंट आई होगी, बाद में ब्रेन हील भी कर जाए, बेशक स्लो प्रोसेस से करे, और हमने उनको मीनवाइल असिस्ट नहीं किया स्पीच के लिए या थेरेपीज के थ्रू, तो क्या होगा कि वो बेचारे बोलना फिर एंडिंग लाइफ के अंदर ख़त्म कर देते हैं। वो बिल्कुल साइलेंट होते हैं, वो भी सिर्फ एक रोबोटिक वे में उठते हैं, बैठते हैं, या इशारों से ही पानी की तरफ इशारा किया तो पानी पकड़ा दिया, या जायनमाज की तरफ इशारा किया, जायनमाज पकड़ा दिया, चाहे उसको जायनमाज के ऊपर पेंसिल चाहिए थी पड़ी हुई। तो क्या है कि वो फिर हम उनके हैंड कोऑर्डिनेशन को ही फॉलो करते हुए जो हमें समझ आ रही होती है हम वो करते हैं, क्योंकि हम बीइंग अ केयर गिवर्स यही कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है। लेकिन जब हम एजुकेशन लेते हैं, अवेयरनेस लेते हैं, तो फिर हमें इम्प्लीमेंट करने में जाना चाहिए कि हम उनको इम्प्लीमेंट करवाएं और थेरेपी इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि मैनेजमेंट बेहतर हो सके। जी जी ऑडियंस, आपका किसी और का सवाल है यहाँ पे तो आप कर सकते हैं।
सर फुरकान और तो कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर हम वाइंड अप करते हैं। अगर किसी का मजीद कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर हम ग्रुप में देख लेंगे। चलें ठीक है। हम अब हमारे जो अस्सलाम गेस्ट हैं, जी जी आई हैव अ क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है, सॉरी मेरा नाम तैयबा सरोवर है, और मेरा क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन है, उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है, हाई लेवल का है, और लेकिन जब वो अपने सामने ऑडियंस को देखता है काफ़ी ज़्यादा लोगों को, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है, और लाइक उसकी वॉइस भी स्लो हो जाती है। तो इसके लिए कोई थेरेपी वगैरह है? जी मिस तैयबा, आई गेस इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल बात की। ये साइकोजेनिक एस्पेक्ट होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ठीक है जब आप अपने फेमिलियर एज ग्रुप में होते हैं और अपने सहेलियों में, दोस्तों में या बाकी फैमिली एंड कजन्स में होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होता है, बड़े अच्छे से चीज़ों को डिलीवर करते हैं। लेकिन जब क्राउड का या प्रेजेंटेशन का या टीचर का फेयर आता है, तो वहाँ पे आपकी जो एक कम्युनिकेशन है वो रिड्यूस हो जाती है, या कम्युनिकेशन की जो स्पार्कनेस है वो कम हो जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि आप अपने मेजर जो एरिया है यानी कि ब्रेन, उसको रिलैक्स करें। और उसके रिलैक्सेशन के लिए क्या है, डीप ब्रीथिंग। एटलीस्ट 3 to 5 आपने डीप ब्रीथ लेने। और डीप ब्रीथ कैसे लेंगे, नाक के जरिए सांस लेंगे अंदर तक जब आपका डायफ्राम फूल जाए, फिर माउथ के जरिए एक्सहेल करेंगे। इस तरह जब आप 5 अटेम्प्ट्स ले लोगे और थोड़ी सी हाइड्रेशन यानी कि 2 से 3 सिप वाटर, ज़्यादा पानी भी नहीं, ताकि आपका जो थ्रॉट है वो गीला हो जाए, उसके बाद फिर आप अपना मैसेज डिलीवर करेंगे। और अपनी टोन को रिड्यूस रख के, स्पीच रेट को कम करके, फिर आप देखेंगे कि आप बड़ा इफेक्टिव डिलीवर कर पाओगे। और अगर आप विजन के साथ हैं, नॉर्मली हमारे पास विजुअली इम्पेयर्ड हों तो फिर तो इशू है। अगर आप विजन के साथ हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आप जो रूम की एंडिंग वॉल होती है, ये जो लास्ट चेयर होते हैं, उनको देखें। उससे होगा क्या कि सबको लगेगा ये सबकी आंखों में देख रहा है, लेकिन आप बेसिकली उन एम्प्टी चेयर्स को डिलीवर करते हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस मेथड डिलीवरी बड़ी अप्रोप्रिएट हो जाती है। And one major thing, always be attentive to welcome any question out of the box. जब भी आप प्रेजेंटेशन कर रहे होते हो तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ जाएं कि कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको कवर करने के लिए, उसको रिस्पॉन्ड बैक करने के लिए आपके पास क्लूज होने चाहिए। तो वो क्लूज आपने अपने अलाइव रखने, रेस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम सब ठीक हो जाता है। जी मेरा ख्याल है कि मज़ीद हमारे पास सवालात नहीं हैं। अच्छा, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है। आवाज़ आ रही है मेरी? जी फुरकान साहब, आपकी आवाज़ आ रही तो है। मेरा ख्याल अभी ये एक दो सवालात हैं, आप ले लें। सवालात हैं। जी जी, आई गेस मिस उरूसा ने हैंड रेस किया। जी मिस उरूसा, आप बताइए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा भांजा है ना, तो उसे ना ये प्रॉब्लम है कि ना वो अटकता है जब वो बात कर रहा होता है ना, जैसे आपने बोला ना, तो वो ना अटक रहा होता है जब भी बात करता है। उसका ना एक मुझे भी हिस्ट्री थी ना कि उसकी मदर को ना कुछ प्रॉब्लम था ना, तो वो ना बहुत ज़्यादा उसे डांटती थी या मारती थी ना, बट अब और दिया करना, तो अब ना वो काफ़ी ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी ऐसा ही करता है, बार बार ऐसे ही करता है। तो उसको कैसे ठीक कर सकते? ये अगेन साइकोजेनिक ही एस्पेक्ट में चला जाता है कि एक फेयर था और वो फेयर ने बच्चे के अंदर इंड्यूसमेंट की, और बच्चे के जो प्रोसेसिंग मॉड्यूल था वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। सम टाइम आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने की वजह से आप बच्चे की जो एक डेवलपमेंटल लाइफ है उसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हो, जिससे बच्चा एक फेयर में चला जाता है और वो डिफरेंट एस्पेक्ट में उसको डिस्टर्ब करता है। तो मिस उरूसा, सबसे पहले तो यही है कि इस मैसेज को डिलीवर करें कि आपकी मेंटल हेल्थ से कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी दूसरा ह्यूमन बीइंग इफेक्ट ना हो। एवरीबॉडी इज सफरिंग फ्रॉम सम प्रॉब्लम, सम हर्डल्स, ये चीज़ें तो बड़ी कॉमन है, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ से किसी दूसरे इंसान को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहले तो आप ये अपनी सिस्टर को डिलीवर करें ताकि आपकी मेंटल हेल्थ से आपके बच्चे डिस्टर्ब ना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ये कि आप बच्चे को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए वैसे ही उसको
इन लाइव करें दोबारा से। इन लाइव का मतलब क्या है कि इनलाइटन, दोबारा से उसको जगाना, टूवर्ड्स द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज, उसको इनकरेज करें, हर छोटी से छोटी चीज को चेयर करें उसकी। उसने एक छोटा सा भी काम किया तो उसको अप्रिशिएट करें ताकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। देयर विल बी अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टेप्स फॉर हिम, कि हर स्टेप पे आपने उसे अप्रिशिएट करना है, चेयर करना है, उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करना है ताकि वो दोबारा लाइफ में कॉन्फिडेंस गेन करे और वो उस ट्रॉमा स्टेट से निकलकर अपनी कन्वर्सेशन को डायरेक्टली डिलीवर करे, उसको खौफ ना आए, वो एक जिसे कहते हैं कि एक मीनिंगफुल वे के अंदर अपनी कन्वर्सेशन को, मेथड को डिलीवर करें। तो दिस इज़ द थिंग कि आप वहीं उसकी हेल्थ के ऊपर ही काम करेंगे, ब्रेन हेल्थ के ऊपर रिलैक्स रखेंगे, इनकरेज करेंगे छोटी से छोटी उसकी अचीवमेंट को, उसकी सक्सेस को चेयर करेंगे, देन थिंग्स विल बी इजी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच सर। मेरा ख्याल है कि हमारे पास अब मजीद सवाल नहीं है। अच्छा, एक वन लास्ट क्वेश्चन। मेरा ना एक दोस्त था, ये आवाज आई? जी जी फुरकान साहब, आपके एक दोस्त थे। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी आपने उस श्रिल वॉइस को मतलब डिस्कस किया अपने, मतलब अपनी जो आपके एड्रेस था उसके दौरान, या टॉक जो थी आपकी। अच्छा, उसकी उसकी आवाज जो थी वो थी काफी श्रिल वॉइस थी, इवन बिल्कुल लड़कियों की तरह जो थी ना उसकी बारीक आवाज थी। समहाउ किसी स्पीच पैथोलॉजिस्ट जो है उसने उसकी मतलब वोकल कॉर्ड्स पे काम किया, उसने जस्ट उसके वोकल कॉर्ड्स को हिलाया। मतलब एक होती थेरेपी नहीं उसने करवाई थी, उसने हिलाया था, और उसके बाद उसकी आवाज के जो पिच है ना वो ज्यादा। तो ये क्या साइंस होती है? बेसिकली मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं प्यूबरफोनिया। प्यूबरफोनिया। उसने तो वोकल कॉर्ड्स को हिलाया, मैं वोकल कॉर्ड्स को भी नहीं हिलाता, मैं सिर्फ उससे आ की प्रोडक्शन करवाता हूँ। और वो हार्डली 10 से 15 मिनट की प्रोडक्शन के बाद क्या होता है कि उसकी टोन अचीव हो जाती है, जो उसकी एक नेचुरल टोन होती है। और वो जो लाउड पिच होती है वही उसकी असल पिच होती है। लेकिन क्या होता है कि एडोलिसेंट में उसकी जो वोकल कॉर्ड है वो उस पिच का बोझ नहीं बर्दाश्त कर पाती, जिसकी वजह से वो पिच श्रिल हो जाती है। रियलिस्टिकली, ऑथेंटिकली वो जो लाउड पिच वो बाद में प्रोड्यूस करता है वही उसकी एक ओरिजिनल साउंड वेव पिच होती है। लेकिन क्या है कि उसके एडोलिसेंस में उसने उस साउंड को बेयर नहीं किया होता, जिसकी वजह से वो वॉइस श्रिल निकलती है। ठीक है, तो वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन से, और हम चूंकि सराउंडिंग में उसको सुन ऐसे चुके होते हैं कि जब हमें लगता है कि इसकी श्रिल वॉइस थी, अब ये ऊंचा बोल रहे तो ये ज्यादा लग रहा है, लेकिन वो हमें लग रहा होता है जो उसने पहले उसे श्रिल सुना होता है। नॉर्मली अगर वो डिलीवर करेगा तो बहुत ही कम, लाइक 5 to 10% लोगों को ही लगेगा कि ये ऊंचा या मोटा बोल रहा है या हार्श वॉइस के साथ बोल रहा है, बट वो उसकी एक नेचुरल वॉइस होती है जो एडोलिसेंट में उसकी जो वोकल कॉर्ड्स हैं उसका बेयर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से फिर वो श्रिल प्रोडक्शन करता है। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये आ गया क्वेश्चन आपका। जी जाजिब साहब, आपका क्वेश्चन आया है। जी सर, मेरे पर्सनली साथ ये बाजुकात होता है, मैं बाद लफ्ज को ना उल्टा बोल जाता हूँ। जैसे गिलास में पानी डालना है, मैं बोल जाता हूँ पानी में गिलास डालना है। ठीक है, और इसको फिर कैसे क्योर किया जा सकता है? अच्छा ये आप कितनी दफा करते हैं और किस किस कंडीशन में करते हैं? आप कहें कि जब मैं थोड़ा जल्दी में होता हूँ मोस्टली। जी, आपने अपना आंसर खुद ही दिया कि जब आप जल्दी में होते हैं। होता क्या है कि सम टाइम आप मैसेज डिलीवर करना कुछ चाह रहे होते हैं, लेकिन वो अपना स्पीच ऑफ रेट इतना फास्ट करते हैं कि आपकी मम्बलिंग स्टार्ट हो जाती है। वो मम्बलिंग क्या करती है कि आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर को ऊपर नीचे कर देती है। वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को नहीं चेंज करती, लेकिन क्या करती है कि वो सेंटेंस की जो सिंटैक्स है, जो कैटेगरी है सेंटेंस स्ट्रक्चर की, उसको इफेक्ट करती है, जिससे आप खराब बोलते हो। और आप अवेयर भी हो। सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप अवेयर ना होते तो फिर एक डिसऑर्डर था। ठीक है, फिर तो मैं इसके ऊपर काम करता, फिर तो मैं आपको कहता कि मैं आपके कुछ टेस्ट करूंगा ताकि ब्रेन अलाइव कितना है, ब्रेन की अलाइनमेंट कितनी है।
लेकिन आप अवेयर हैं माशाल्लाह कि आपने बताया कि जी मैं सम टाइम कुछ सेंटेंस को उल्टा कर देता हूँ, पानी में गिलास डाल दें, गिलास में पानी डाल दें, और आपको मकसद यही होता है कि गिलास के अंदर ही पानी डालना है, और समझने वाला भी समझ जाता है कि आपको पानी ही चाहिए गिलास में। तो क्या है कि आप अपने स्पीच रेट को कोशिश करें मॉडरेट रखें, और जब बहुत ज़्यादा जल्दी की कोशिश में हो तो वहाँ पे आप फिर एक्शन से काम लें कि आपने बोलने की बजाय खुद एक्शन से परफॉर्म करें। उससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा कि मैंने रिवर्स इफेक्ट नहीं लेना, मैंने फॉल्टी अटेम्प्ट नहीं लेना, मैंने फंक्शन खुद करना है ताकि मेरे एरर के चांस कम हो। तो जाजिर साहब आपने कोशिश करनी कि अपना स्पीच रेट स्लो करें, और जो टारगेटेड वर्ड एंड एक्शन आपको लगेगा कि यहाँ पे मैं बहुत तेज जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कोशिश करें कि बहुत जल्दी में वो एक्शन परफॉर्म रादर देन अटरेंसेस के। खुद ही उठ के जाएं, फौरन पानी गिलास में डाला, पिए और चले गए। कन्वर्सेशन वहीं आपकी वहीं की फॉल्टी अटेम्प्ट कम से कम करेंगे। जी जी ठीक हो गया। और सर मेरा एक हेलो और क्वेश्चन भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, ओके सर। मेरा क्वेश्चन है कि समटाइम इसके मैं कोई वीडियो बनाना चाह रहा हूँ या कुछ करना चाह रहा हूँ, तो वो बिल्कुल मेरे ब्रेन में बिल्कुल सही चल रही है, वो जैसा मैं प्लान कर रहा हूँ वैसा चल रहा है। लेकिन जब मतलब मुंह से बोलते हैं तब वो जो है वो मतलब कॉन्फिडेंस भी है, क्राउड भी फेस कर सकते हैं, ऑडियंस के सामने भी बोल सकते हैं, माइक्रोफोन में भी बोलने में कोई मसला नहीं है। लेकिन समटाइम्स अल्फाज उल्टे पड़ जाते हैं, और समटाइम्स जो है वो सही तरीके से वो चीज़ जो मैं दिमाग में सोच रहा हूँ कि भाई इस तरीके से डिलीवर की जाएगी तो अच्छा रहेगा, तो उस तरीके से वो नहीं हो पाती। तो इसका क्या आप कहेंगे? ये होता है मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग का रिजल्ट, कि आप करते हैं कि वो आप एट दी एंड स्ट्रीमलाइन नहीं है। तो उसका बेस्ट यही है कि आप जैसे जैसे स्ट्रीमलाइन करें, ये ह्यूमन मेमोरी है आपको रिटर्न ले गए, तो आपकी रिटर्न मेमोरी जब आपकी रीडिंग मिलेगी तो आपका ये एस्पेक्ट क्लियर हो जाएगा। होता है कि आप बहुत ही मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग करते हैं कादिर साहब, एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते हैं, तो जब एक एंड मोमेंट पे डिलीवर करने का आता है तो आप उसका 40% डर जाते हैं, जो 40% या समटाइम एक मेजर आइडिया, एक मेन पॉइंट होता है वो स्किप हो जाता है, तो फिर वो स्किपिंग कम होगी। इस तरह आप अलाइन कर सकेंगे। दिस इज नथिंग अबाउट एनी प्रॉब्लम, एनी इशू, ये बहुत ही कॉमन है। मेरे साथ समटाइम हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा सेशन को, जो 3 से 4 5 6 क्लाइंट्स एक ही दिन में मैंने मैनेज करने होते हैं, तो मैं सेशंस को मैनेज करते 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 एक आधे बच्चे का बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी स्किप कर जाता हूँ। एंड दिस इज वेरी नेचुरल बिकॉज वी आर ह्यूमन, एंड व्हेन वी हैव अ लॉट टू फेस, अ लॉट टू डिलीवर, देन देयर इज अ ग्रेट चांस टू फॉरगेट थिंग्स। तो वो एक फॉरगेटनेस जो है ना, ये बिल्कुल ह्यूमन मेमोरी का पार्ट है। आप उसको बहुत ही नॉर्मल लें, और फिर उसको इसी हिसाब से आप कोशिश करें, डिलीवर करें, उसको रिटर्न में लेके आएँ। तो जब आप ले आएंगे फिर क्या होगा कि थॉट्स की सिंक्रोनाइजेशन होगी टुवर्ड्स द एक्चुअल फैक्ट्स, और फिर आपका ये इशू रिड्यूस हो जाएगा। जी थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। सर अगर आपको कंसल्ट करना हो जी या सर मेरा आपसे एक और अपॉइंटमेंट चाहिए तो वो कैसे कर सकते हैं? कोई कांटेक्ट नंबर या कुछ भी? वेट मैम मरूसा, ये जाजिब का सेकंड क्वेश्चन था, वो हम ले नहीं सके थे, अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन आ गया था। जी जाजिब, आपका सेकंड क्वेश्चन बताइएगा। सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि हमारे हमसाई में एक शख्स हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ठीक है, हर चीज ओके है, लेकिन बाज बोलते बोलते ना बाज लफ्जों में ऐसे हकलाते हैं कि वो उनसे बोला ही नहीं जाता। तो जी जाजिब, उनकी एज और उनकी टाइप ऑफ स्टटरिंग ये मैनेज करके फिर ही हम उनको कंपनसेटरी स्ट्रेटजीज दे सकते हैं, और फिर ही हम उनको इसकी क्या किस तरह किया जा सकता है? जी थैंक यू सर। उसकी रीजन आप पूछ रहे हैं कि आपके जी थैंक यू सर, कैसे थैंक यू। ठीक किया जाए। रीजन तो कोई भी हो सकती है जी, साइकोजेनिक हो सकती है, फंक्शनल हो सकता है, इंटरनल कोई इशू हो सकता है, या वोकल कॉर्ड में कुछ वर्ड्स के ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो आप डिलीवरी के प्रोसेस में ही उसको ठीक कर सकते हैं। प्लस अगर उसकी कोई वीडियोस मिल जाएं या कुछ और, तो वो कंसल्टेंसी के बाद ही हमें पता चल सकता है कि अच्छा इसको इस डिग्री पे यहाँ पे काम करवाना है, और ये वाले लॉस को ऐसे ठीक करना है, तो फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर काम होकर ठीक होगा। जी मिस्टर रूसा, आपका कोई क्वेश्चन था, आप क्या पूछ रहे थे? जी सर, मैंने कहा कि अगर आपसे कंसल्ट करना हो, अपॉइंटमेंट चाहिए हो, तो फिर वो कैसे कर सकते हैं?
मैं बेसिकली लाहौर में ही बेस्ड करता हूँ, जोहो टाउन के अंदर क्लिनिक पे 429 G1 में, और मैं मॉर्निंग तकरीबन 1 o'clock से 6 o'clock तक वहीं हूँ। उसके अलावा चूँकि मोस्टली हमारे पास कंसल्टेंसी अक्रॉस द ग्लोब ही चलती है, तो वो पेरेंट्स मेरे से व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करते हैं, और जो बाकी के डिटेल्स होती हैं तो वो फिर हम टीम और जूम पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर ऐसा कोई बाकी सर जी सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। बात जिसको अगर पर्सनल कांटेक्ट चाहिए, आप सीयर फाउंडेशन की टीम से जो एडमिन हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो सर की इजाज़त से फिर जो है ना आपके साथ सर का पर्सनल कांटेक्ट जो उनका, जिससे आप रब्ता करके अपनी जो मसाइल हैं उनको पर्सनली जो है ना फिर कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम मतलब जी थैंक यू। इसके साथ ही हम अपना आज का जो वेबिनार को वाइंड अप करते हैं। सर का बहुत शुक्रिया, सर ने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला, और यकीनन जो एक स्पीच पैथोलॉजी की फील्ड है वो वाकई जो है ना लोगों को एक नई जिंदगी देने वाली एक फील्ड है। मतलब जो बोल नहीं पा रहे, हकला रहे हैं, मैं आपसे अपना कोई बोलने के मामलात में इसे शायद इतने रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बोलना, ये जो कन्वर्सेशन है, अगर ये आप ठीक तौर पे ना कर पा रहे हो तो कितना बड़ा मसला बन जाता है। मेरा क्या इसका नाम है, एक दोस्त था, उसने बकायदा डॉन की जो एडिटोरियल बोर्ड था उसको लिखा कि भी मैं मुंह से सही तरह बोला नहीं जाता, तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ हल बताएं। वो इतना परेशान था। इसी तरीके से हकलाने वाले जो लोग होते हैं, जो स्टटर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस बात पे लोगों को मतलब सेफ ग्लोबल के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिर्फ इस बात पे काम करती है कि लोगों को, जो दूसरे आम जो हमारी तरह के सही बोलने वाले लोग हैं, जिनकी स्पीच में कोई स्टटरिंग नहीं है, उनको कहें कि भाई क्या इसका नाम है कि आप लोग हमसे बात करें। हमारा दिमाग बिल्कुल ठीक है, हमारा दिमाग स्टटर नहीं करता, हमारी सिर्फ जो स्पीच है वो स्टटर करती है। तो ये जो स्पीच पैथोलॉजिस्ट होते हैं, ये वाकई में जो इन सब लोगों को हेल्प आउट कर रहे होते हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं, और सर भी इसी कारवान का हिस्सा हैं। तो सर आपने हमारे लिए ये अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप सब ने हमें ज्वाइन किया। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये फौरन वेबिनार के बाद जो वेबिनार वाला हमारा जो ग्रुप है, जो कम्युनिटी का ग्रुप है, उसको ओपन कर दिया जाएगा आपके फीडबैक के लिए। आप वहाँ पे आके फीडबैक दे सकते हैं इस वेबिनार से मुतालिक, या आप फ्यूचर में कोई वेबिनार चाहते हैं उससे मुतालिक, या आप कहीं हमें हमारी इम्प्रूवमेंट में हेल्प आउट कर सकते हैं कि भी आप बता सकते हैं कि ये यहाँ से इस तरीके से आप अपनी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, या जहाँ आपको कमी लगती है या जहाँ आपको बेहतरी लगती है, तो आप आके ग्रुप में फीडबैक दें। तो इसके साथ ही हम अपने आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। तो आपके आने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।